हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, वन लाइनर जी के फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी श्रृंखला का आज का हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने रिसेंट में वन लाइनर जी के फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के दो पार्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी पे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस मिस किए हैं यूपीएससी के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जीके के, तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वह गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मतलब गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई या गुलामगिरी के रचयिता कौन है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई वह लिखी गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी की रचना की। अगला हमारा सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो बेस्ड थी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, यह किसके द्वारा लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का जो बेस है वह क्या है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो कि बेस्ड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर और यह लिखी गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर जो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना हुई वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगला सवाल हमारा किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसके द्वारा जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया। तो इसका जो सही जवाब है वह है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत करार दिया। अगला सवाल है हमारा भारत सरकार की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। जो संचित निधि होती है जिसकी चर्चा हमने अपने संविधान की वीडियोस में की है और जो अभी हमारी नई सीरीज चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि टोटली बेस्ड है यूपीएससी और स्टेट पीएससी पर, तो उसमें आने वाले वीडियोस में हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। और जो संचित निधि है ये किसके नियंत्रण में होती है या फिर इस पे किसका नियंत्रण होता है खर्च करने पर। तो भारत सरकार की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। मतलब संचित निधि पर जो खर्चे होते हैं, जो संचित निधि में जो व्यय किया जाता है संचित निधि से, उस पर संपूर्ण नियंत्रण संसद का होता है। अगला सवाल है हमारा भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। किसके द्वारा भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में वर्णित है। तो यहां पर एक चीज और कंफर्म कर सकते हैं कि अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का वर्णन कहां है। तो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो कि अनुच्छेद 126 में वर्णित है। अगला सवाल है हमारा लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। जो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो इन 3 गोलमेजों में से पहला जो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था उसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब है केटी पॉल। केटी पॉल के द्वारा ईसाइयों का जो है नेतृत्व किया गया और यह सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ यह भी यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं और कहां हुआ। और ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया, केटी पॉल ने। तो सम्मेलन कब हुआ, 12 सितंबर 1930 को। कहां हुआ, सेंट जेम्स पैलेस में और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। अगला सवाल है हमारा लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है।
जो लोकसभा की बैठक होती है उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से लोकसभा की बैठक को समाप्त करते हैं, तो इसकी चर्चा हमने अपने संसद के जो संसद का हमने चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें विस्तृत रूप से की थी। एक बार यहाँ पर सारांश में और देखते हैं। तो लोकसभा की जो बैठक होती है वह स्थगन, विघटन और सत्र जो सत्रावसान होता है इसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीके? स्थगन, विघटन और सत्रावसान। स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा सत्रावसान और विघटन ये दोनों राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो सारांश के रूप में हम एक चीज यहां पर और कंफर्म कर सकते हैं कि सत्रावसान और विघटन जो है वह राष्ट्रपति करता है और जो स्थगन होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वह पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही जवाब है जीवी मालवांकर। जीवी मालवांकर जो थे उनको हटाने के लिए प्रथम प्रस्ताव आया और कब आया? 18 दिसंबर 1954 में। लेकिन यह जो प्रथम प्रस्ताव था वह पारित नहीं हो सका था। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110। 110 जो अनुच्छेद है हमारा 110 उसमें धन विधेयक की चर्चा की गई है। अगला सवाल है हमारा, किन राज्यों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? कहां पर लोकसभा में जो आरक्षित सीटें होती हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वह किस राज्यों में नहीं है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। ये 3 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय जिनमें लोकसभा में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगला हमारा सवाल है, सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है वह किस देश में होती है? सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां होती है? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे में। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है अगर इस पे नजर डालते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उद्योग और यातायात से उत्पन्न होने वाली जो CO2, NO2 और SO2 ये वायुमंडलीय जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और ओस और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब अम्लीय वर्षा क्या है? जो हमारा CO2, NO2 और SO2 है, जब ये जलवाष्प से क्रिया करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं और बाद में ये जो एसिड बनता है ओस और वर्षा की बूंद के साथ पृथ्वी पर गिरता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है झेलम नदी से इसका संबंध है। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? जो लवणता होती है सागरीय जल की उसमें सबसे अधिक किसका योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, लेटराइट मिट्टी की प्रधानता कहां होती है? जो मिट्टियों का चैप्टर है उससे संबंधित है कि लेटराइट मिट्टी की प्रधानता सबसे अधिक कहां होती है? तो जो मालाबार के तटीय प्रदेश है, मालाबार के तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। मिट्टियों से संबंधित चैप्टर हमने 3 बार विविध रूप से कंप्लीट किया है।
एक आप भूगोल में 2 चैप्टर्स देख सकते हैं और एक हमारा जो विविध की प्रश्नावली थी उसमें हमने कंप्लीट किया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। अगला हमारा सवाल है, कौन सी नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? जो जलपोत होते हैं वो सबसे ज्यादा किस नदी में होते हैं? तो कौन सी नहर जो है, नदी बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जो कौन सी नहर है जो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका आंसर है स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है वह संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक मानवाकृत जल मार्ग है। मतलब इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निर्माण कब हुआ? तो इसका जो आरंभ हुआ निर्माण कार्य का वह 1854 में हुआ और 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुई। तो कब तैयार हुई ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो 1869 में, और आरंभ को हुआ था 1854 में। सो फ्रेंड्स, अगला पार्ट जो कि वन लाइनर जीके फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का पार्ट 4 होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके की। और इसमें हम विज्ञान और के साथ साथ जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको वन लाइनर में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज हैं अपडेटेड वो आपको प्राप्त होते रहें। और जो एक मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा कि शेयर करें वीडियोस, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा और उतने ही अधिक से अधिक वीडियोस हम आपको अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आप जो आप वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको एक बार आप शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। और फेसबुक पर अगर हमारे वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो लर्न इजी पेज और लर्न इजी ग्रुप, इनकी लिंक आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से फेसबुक पर भी हमारे वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। पार्ट 4 के साथ हम हाजिर होंगे नए वन लाइनर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।